नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPSS अकेडमी में। मैं हूं आपका एजुकेटर मयंक मिश्रा और मेरे द्वारा जो पॉइंटर बुक की जो सीरीज़ चलाई जा रही है, तो उसमें मैंने सबसे पहले जो है एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट उठाया है। तो उसमें मैंने आपको पहला चैप्टर करा दिया था। तो जो उसका नेक्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है पारिस्थितिकी तंत्र। तो आज हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हैं तो उनको हम लोग देखने वाले हैं। चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 10% जो नियम है वो किसने दिया था? वो दिया था लिंडेमान के द्वारा दिया गया था। और 10% नियम के तहत क्या होता है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जो ऊर्जा का 10% भाग ही स्थानांतरित होता है। तो इस नियम में इस बात का उपबंध है कि जैसे ही एक पोषण के स्तर से, जैसे कि कोई अगर मान लीजिए कि कोई जैसे कि गाय जो है, ठीक है, गाय अगर मान लीजिए कि 100 किलो जो है घास खाएगी तो उसके अंदर कितना ऑब्जर्व होगा? वो होगा 10%, यानी कि 10 केजी जो है उसके शरीर में ऑब्जर्वेशन होगा। अब यही जो है अगर 10 केजी वेट अगर मान लीजिए शेर खाता है, ठीक है, शेर अगर 10 केजी मीट होगा तो उसके शरीर में कितना ऑब्जर्वेशन होगा? 1 केजी के बराबर, ठीक है। तो ये जो है 10% नियम का उन्होंने उपबंध किया था। किसने किया था? लिंडेमैन के द्वारा। अगला देखते हैं। तो अगला देखते हैं कि जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम। तो हम लोग देखते हैं तो जो क्रम है उसका सबसे पहले क्या आता है? जनसंख्या, उसके बाद आता है समुदाय, उसके बाद में आता है पारिस्थितिक तंत्र और उसके बाद में आता है भूदृश्य। अगला देखते हैं कि स्वपोषी जो होते हैं, स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। परपोषी विषम पोषण जो स्तर के उत्पादन के संदर्भ में आता है। क्या आता है कि द्वितीय उत्पादक जो हैं वो परपोषी के स्तर पर आते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है? वो मात्रा जो है घट जाती है। कुछ कारणोंवश जो है यदि तितलियों की जाति स्पीसीज जो है की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके कि कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। और क्या होता है? इसके कारण जो है बर्रे, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कि पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किस में क्या क्या किया जाता है? जीव और वातावरण के बीच जो अध्ययन होता है उसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। आगे देखते हैं कि जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी। अर्नेस्ट हैकल जो है एक जिन्होंने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था, वो किस नाम से किया था? ओकियोलॉजी के नाम से किया था। आगे देखते हैं हम लोग। तो जो जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी जो है विज्ञान कहते हैं। यह किसने बताया था? अर्नेस्ट हैकल ने। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। यह किसने बताया था? यूजीन ओडम ने। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? तो एजी टांसले के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। कब की गई थी? 1935 में। बात करें कि पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकॉस्म कहा जाए। किसने कहा? कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बात करें कि प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है। क्या जाना जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र गहरी कार्बन वेधशाला के संबंध में सही है। क्या क्या सही है? तो यह एक वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाते हैं। और क्या है? और जो है कि यह जो है गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। आगे बढ़ते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही कथन क्या क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या क्या है? तो इसमें है कि पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के बीच समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है और यह एक इकाई है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बात करें कि पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो ये इसमें आपसे मतलब कि ये जो क्वेश्चन जो फैक्ट दिए हुए हैं ये MCQs के फॉर्म में पहले आपसे पूछे जा चुके हैं विभिन्न परीक्षाओं में।
जो भी आपकी PCS RO या जितने भी PCS हों हिंदी माध्यम वाले, तो उनमें कहीं ना कहीं ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो उनके ये क्वेश्चन है जो कि 1 लाइन फॉर्म में आपको यहाँ पे इस बुक में उपलब्ध करे हैं। तो इस बुक के आपको मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इससे आपको PYQ का भी जो है रिवीजन हो रहा है। तो आपको जो भी स्टूडेंट जो है PCS वगैरह की परीक्षा देने वाले हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में क्या सही नहीं है, यह एक बंद तंत्र है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि यह एक खुला तंत्र होता है। पारितंत्र जो है, इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन क्या है, तो जीवो ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी इकोसिस्टम। और अगला देखते हैं कि किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों के रहने वाली जगह क्या कहलाती है, आवास कहलाती है, हैबिटेट। जब कोई पादप या जंतु समुदाय किसी बृहद भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करता है, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। आगे तो हम लोगों ने देख लिया बायोम किसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी जो हैं वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं। किसका करते हैं, पारितंत्र यानी इकोसिस्टम का। वन, तालाब तथा खेत में कृत्रिम पारितंत्र कौन सा है, खेत जो है वो मानव के द्वारा निर्मित है। और जो है वन और तालाब ये प्राकृतिक रूप से भी बन जाते हैं, लेकिन खेत जो है मानव के द्वारा निर्मित होता है। वन, झील, धान के खेत तथा घास के मैदान में कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, धान का खेत। घास स्थल, वन, मरुस्थल उदाहरण किसके हैं, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं कि झील, नदियाँ तथा समुद्र, तालाब, ज्वार नदमुख आदि उदाहरण किसके, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। समुदायों का पूर्ण क्रम जो एक निश्चित स्थान पर बदल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, सीयर कहते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाती है, वहन क्षमता। आगे बढ़ते हैं। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता क्या कहलाती है, जैविक विभव कहलाती है। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का ही नहीं है, बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, तो उसको क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कर्मता। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र, जो कि ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन में पुटअप किया गया होगा। तो उसमें जो है सबसे बड़ा कौन सा था, सामुद्रिक। आगे हम लोग बात करते हैं कि पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल, जिसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, में समुद्री जल कितना होता है, लगभग 97%। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं कि जो समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त होता है, क्या व्याप्त होता है, सोडियम क्लोराइड व्याप्त होता है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है क्या क्या, वनारोपण हो गया, वन पौधों को लगाना, वर्षा जल का प्रबंधन हो गया, और जैवमंडल भंडार। आगे देखते हैं कि वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण करने में क्या क्या मददगार होते हैं, तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में ये मददगार होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव गतिविधियों से परिवर्तित, मतलब कि जो मानव जो भी गतिविधियां करता है, तो उनके द्वारा जो परिवर्तन आता है, तो उसको क्या कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का एक प्रमुख कारण क्या है, वनोन्मूलन यानी कि पेड़ों को काटना। वह कार्य जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, वृक्ष काटने से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान किसको प्राप्त है, सर्वाहारी यानी कि ओमनीवेरस को। पारिस्थितिकी तंत्र का एक जीवीय संगठक नहीं है, तो वायु जो है पारिस्थितिकी तंत्र का एक जीवीय घटक नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है, सौर ऊर्जा। और देखते हैं कि पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, कवक एवं जीवाणु जो होते हैं, ये अपघटकों की श्रेणी में आते हैं। अपघटक जीव वे होते हैं जो अपक्षय और सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिससे पुनः चक्रीकरण हो सके। तो किसका होता है, पोषक तत्वों का। निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में कौन तोड़ते हैं, अपघटक तोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे कि फफूंद हो गई, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ, केंचुआ भूमिका अदा करते हैं किसकी, अपघटकों की। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, चींटी एवं हिरण जो है प्राथमिक उपभोक्ता की कैटेगरी में आते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, तो शाकाहारी प्राणी जो है प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में कौन आता है, चींटी जो है वो दोनों की श्रेणी में आती है। डिकम्पोजर भी होती है और प्राथमिक उपभोक्ता भी होती है। बात करेंगे कि
खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव क्या है? प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों ही है। वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों यानी हरे पौधों से प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में पादप, प्लवक, घास तथा वृक्ष हैं क्या हैं? प्राथमिक उत्पादक जो हैं। तो वृक्ष एवं घास किस कैटेगरी में आते हैं? प्राथमिक उत्पादक की कैटेगरी में। इकोसिस्टम के संबंध में क्या सत्य है? तो उत्पादक जो हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। आगे बढ़ते हैं। जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करता है? उत्पादक। एक पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में जंतु, प्लवक, टिड्डे एवं गाय हैं। तो ये कौन सा जो है किस कैटेगरी में आएंगे? तो ये प्राथमिक उपभोक्ता की कैटेगरी में आएंगे। एक पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में पक्षी और मछलियाँ, भेड़िया हैं क्या? ये किस कैटेगरी में आएंगी? ये द्वितीय उपभोक्ता की कैटेगरी में आएंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बात करेंगे कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन से होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो समुद्र में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में उत्पादक घटक कौन से होते हैं? हरे पौधे। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आता है? हरित पादप यानी कि हरे पेड़ पौधे। आगे देखते हैं हम लोग कि पौधे जो हैं हरे रंग के लवक यानी कि क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं? वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं। जीवित घटकों में शामिल होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित हैं हरे पौधे जो हैं वो संबंधित हैं। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखलाओं में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? तो इसको क्रम से लगाना है। देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है कि घास, ठीक है, देखिए सबसे पहले सबसे निचले स्तर पे आती है घास। घास को कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डे को कौन खाता है? मेंढक। और मेंढक को कौन खाता है? सर्प। तो घास क्या हो गई? उत्पादक हो गई। टिड्डा क्या हो गया? प्राथमिक उत्पादक हो गया। मेंढक हो गया द्वितीय उत्पादक। और सर्प क्या हो गया? तृतीय उत्पादक। देखते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है क्या कहे जाते हैं? फूड यानी कि खाद्य कहे जाते हैं, जिनसे हमको ऊर्जा मिलती है। जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशी होता है। आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो घास कौन खाता है? बकरी। बकरी को कौन खाता है? मानव। तो ये आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है तो किस में उलट जाता है? तालाब में। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को क्या कहा जाता है? जीव भार का पिरामिड। आगे बढ़ते हैं कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो है डीडीटी का समावेश हो जाने के बाद जिस एक जीव में उनका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा वह है सांप। देखिए सांप में क्यों होगा? क्योंकि जो श्रृंखला चलती है तो सबसे अंतिम उपभोक्ता कौन होगा? सांप होगा। जैसे कि घास से डीडीटी कहाँ पे पड़ती है? सबसे पहले ये शाकनाशी होती है तो ये पड़ती है घास में। घास को कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डे को कौन खाता है? मेंढक। मेंढक को कौन खाता है? सर्प। तो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन कहाँ पे होगी? सांप में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं? जैविक आवर्धन। वही बात है कि जैसे कि डीडीटी का सांप के द्वारा ऑब्जर्वेशन करना जैविक आवर्धन कहलाएगा। डीडीटी जैसे प्रदूषक होते हैं जैव अनिम्नीकरण, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नीम हो गया, अमिलतास, पीपल, यूकेलिप्टस में से वह जो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। तो यूकेलिप्टस जो है पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, किस लिए? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पानी ऑब्जर्वेशन करता है। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण घोषित किया गया है पर्यावरण का शत्रु। वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है उसको कहते हैं यूकेलिप्टस जो है। और लैंटिक आवास का उदाहरण क्या है? तालाब एवं दलदल जो है वो लैंटिक आवास के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं कि स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं। जो स्थिर जल होता है उसमें रहने वाले जो मतलब कि उसमें जो जीव जंतु रहते हैं तो उस आवास को क्या बोलते हैं? लैंटिक आवास बोलते हैं, के अंतर्गत आते हैं। इनके उदाहरण क्या हैं? देखिए आर्द्र भूमि हो गया, तालाब हो गया, झील हो गई, जलाशय हो गया, ये स्थिर जल के अंतर्गत आते हैं। बहते जल के आवास को क्या कहते हैं? लोटिक आवास कहे जाते हैं। जैसे कि नदी जो हो गई वो लोटिक आवास के अंतर्गत आएगी।
तो हम लोगों ने देख लिया, जैसे स्थिर जल में जो जीव रहते हैं तो उनके आवास को कहते हैं लैंटिक आवास, और जो बहते जल में रहते हैं तो उसको कहते हैं लोटिक आवास। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रमित क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? महासागर। वन हो गया, घास के मैदान, रेगिस्तान, समुद्री में सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? समुद्री। और जलमंडल हो गया, जीवोम, स्थलमंडल और जैवमंडल में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है? तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? जैवमंडल। आगे देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। जल चक्र को ओडम ने सम्मिलित किया है गैसीय चक्र में। पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित नहीं है। औद्योगिक प्रबंधन जो है वो पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित नहीं है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है। ये किस आंदोलन का नारा है? तो ये है चिपको आंदोलन का नारा। नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए क्या चलाया गया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन कौन था? एपिको आंदोलन जो है वो दक्षिण भारत से संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण यानी कि वृक्षों के संरक्षण से। कथन एक है क्या है कि जीव मंडल एक खुला या विवृत तंत्र का उदाहरण है। और जो है जीव मंडल में पदार्थ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो जीव मंडल होता है वो एक खुले तंत्र का ही उदाहरण होता है। जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता है, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। देखिए इसमें एक कथन सही है और इसमें ये स्टेटमेंट गलत है कि पदार्थों का पुनः निवेश जो है नहीं हो सकता, क्योंकि निवेश हो सकता है। तो इसलिए जो आर है वो हमारा गलत हो जाता है और ए जो है हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित प्रमुख कथन है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया? एजी टांसले ने। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषित कहते हैं। आगे देखते हैं कि वर्ष 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो एजी टांसले के द्वारा। सूक्ष्म जीव जो मृत पौधे हो गए, जंतुओं, अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गला कर वियोजित करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? डिकम्पोजर यानी कि वियोजक। आगे बढ़ते हैं कि झील हो गया, घास स्थल, मैंग्रोव, महासागर, पारितंत्रों में घटती उत्पादकता का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादकता होती है मैंग्रोव, उससे कम होती है घास स्थल में, उससे कम होती है झील में और सबसे कम होती है महासागर में उत्पादकता। आगे बढ़ते हैं कि अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता भी होगी। कैसी होगी? अधिक होगी। जैसे कहीं पर डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो उस पारितंत्र की उत्पादकता भी अधिक होगी। और खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा होती है, पोषित होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है, जिसे क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। और आगे देखते हैं कि जैव मंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है वो सदैव एक दिशी होता है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। यह एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो सकती है। तो ये किसके अनुसार होता है? ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार होता है। प्रथम पोषण स्तर से द्वितीय पोषण स्तर तथा द्वितीय पोषण स्तर से तृतीय पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा जो है घटती जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का वह भाग जो शाकाहारियों द्वारा स्वांगीकृत हो पाता है, लगभग 10% भागी ऑब्जर्वेशन हो पाती है जो ऊर्जा है। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्नीज नेस के द्वारा। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बेनेट के द्वारा। पारिस्थितिकी निश्चय यानी कि आला की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? ग्रीनेल्स ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है तो भूमंडलीय हेक्टर है पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा गया है? पारिस्थितिकी पदछाप। अविवेकशील जीवन शैली जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों यथा जल, ऊर्जा इत्यादि का आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है बढ़ा देती है। क्या बढ़ा देती है? पदछाप के आकार को बढ़ा देती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कार्बन के सामाजिक मूल्य पद से आशय प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन जो क्षति है, तो इसका आशय किससे? कार्बन के सामाजिक मूल्य से। सही सुमेलित हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया होगा आप मैचिंग से। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ? 1973 में। प्रोजेक्ट हाथी जो है 1992 में स्टार्ट हुआ। जैव विविधता अधिनियम कब आया? 2002 में। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ? 1972 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए लागू किया गया था कब? 1986 में। जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम लागू किया गया था दिसंबर 2006 में। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1980 में। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वह जो एक समर्थन सेवा है, तो क्या है? पोषण चक्रण और फसल परागण। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या होता है? तो डाइटम यानी कि स्वपोषी, उसके बाद में क्या आता है? शाकाहारी उपभोक्ता जिसको बोलते हैं क्रस्टेशियाई, और उसके बाद में आता है हेरिंग यानी कि मांसाहारी उपभोक्ता। तो स्वपोषी जो सबसे पहले अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसके बाद में जो शाकाहारी होता है जो पेड़ पौधों से उत्पादित जो भी होते हैं ऊर्जा पेड़ किससे लेता है? पेड़ पौधों से। और जो मांसाहारी होता है तो उसका नंबर बाद में आता है। आगे बढ़ते हैं कि जैव वानिकी को क्या बोलते हैं? बायोनॉमिक्स के संबंध में क्या सही है? यह पारिस्थितिकी का पर्याय यानी सिनोनियम है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैव वानिकी अर्थात बायोनॉमिक्स शब्द जो है बायो तथा नॉमिक्स शब्द से मिलकर बना है। बायो शब्द का तात्पर्य जीव या जीवन से है, जबकि नॉमिक्स शब्द का नॉमस से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ होता है नियम यानी कि लॉज। बायोनॉमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जीवन के नियम। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता क्या दर्शाती है? पिक्नोक्लाइन जो है वो क्या दर्शाती है? घनत्व प्रवणता। किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित कौन करता है? हैलोक्लाइन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को क्या दर्शाती है? थर्मोक्लाइन। पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह यानी कि अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये समुद्री उत्पादकता को बढ़ा देते हैं। क्या ये करते क्या हैं? पोषकों को सतह पर लाकर ये जो है समुद्री उत्पादकता को बढ़ा देते हैं। वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे तथा पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है समुद्री उत्प्रवाह के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र हैं जिन्हें घोषित किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों में कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ को किया गया है विनियमित। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में जिस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है वो क्या है? जल की सीमाओं एवं आग के कारण जो है घास को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं कि भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी अनुक्रमण। जैविक अनुक्रमण की प्रावस्था का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहला आता है नग्नीकरण, उसके बाद प्रवास, उसके बाद आता है अस्थापन, उसके बाद प्रतिक्रिया, उसके बाद में स्थिरीकरण। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो है कि वर्ष 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया तथा अनुक्रमण की सर्वमान्य परिभाषा दी। किसने दी? एफ क्लीमेंट के द्वारा जो है परिभाषा दी गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बात करते हैं कि वह प्राकृतिक विधि जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह को विस्थापित हो जाता है, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? अनुक्रमण की क्रिया। तो जो हमारा एनवायरनमेंट का चैप्टर था तो वो हमारा कंप्लीट हुआ। अगला जो चैप्टर है उसका नाम है जैव विविधता, तो जिसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो
उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरीके की आपको पूरी सीरीज़ मतलब देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और अगर हमारा काम आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो है आपके दोस्तों को भी इससे हेल्प मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।